So hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil Sir back with another video lecture. और अभी तक हमने आपको जो वीडियो लेक्चर कराया है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 19D का। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली है क्या। Derive the base angles of an isosceles trapezium are 56 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जो बेस एंगल दिया है वो 56 डिग्री दिया है। बेस एंगल का मतलब जो नीचे के दो एंगल्स हैं वो दोनों ही आपके 56 डिग्री होंगे। क्लियर। वॉट इज़ द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स। ग्राफ बना लीजिए। इस टाइप से जब आप ग्राफ बना लेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का तो बेस एंगल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दिया है 56 डिग्री और ये भी दिया है 56 डिग्री। क्लियर। ये आपका हो गया ए बी सी एंड डी। क्लियर है चीज़ें। अब ये आपको दिया है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि भैया जो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है उसका जो बेस एंगल होता है वो मेज़र करने में इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो एंगल सी इज़ इक्वल्स टू एंगल डी इज़ इक्वल्स टू 56 डिग्री। एंगल सी इज़ इक्वल्स टू एंगल डी आप क्या लिखोगे, 56 डिग्री इक्वल लिख दोगे। क्लियर है। अब चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का इक्वल। तो अपोजिट एंगल एक दूसरे क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल डी दिया है 56 डिग्री, एंगल बी आपको निकालना है और ये है 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू निकल करके आ गई 124 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू निकल करके आ गई 124 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो मीजर ऑफ द अदर टू एंगल्स, क्या कह सकते हो आप, मीजर ऑफ द अदर टू एंगल्स। मेजर ऑफ द अदर टू एंगल्स इज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 डिग्री। क्लियर है चीज़। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था ये देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, जो कि दिया है आपको रेक्टेंगल। कह रहा है भैया एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, एंगल वो दिया है 100 डिग्री। एंगल ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेट द एंगल्स मार्क्ड विद स्मॉल लेटर्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यानी जो भी डायग्राम्स दिए हुए हैं उसमें जो आपके स्मॉल लेटर्स से लिखा गया उसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है आपको। तो आप यहाँ से लिखोगे कि आपका जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ओ सी। और ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को क्या होता है, इक्वल होता है। और डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए आप लिखोगे कि आपका जो डी ओ होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। डी ओ सी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि आपका जो डायगोनल्स होता है रेक्टेंगल को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से आप लिखोगे 10, यहाँ से आप क्या लिखोगे, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ट्राइंगल डी ओ सी। ट्राइंगल डी ओ सी क्या कह रहा है, ट्राइंगल डी ओ सी इज आइसोसेलस, इज आइसोसेलस। अब आइसोसेलस क्या है, ट्राइंगल ही होगा, जाहिर सी बात है। देयरफॉर इनका जो अपोजिट एंगल होगा, देयरफॉर देयर अपोजिट एंगल्स या देयर अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके लिए इनका जो अपोजिट एंगल है वो क्या हो जाएगा मित्र, वो इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सच दैट, क्या क्या इक्वल हो सकता है, तो आप कहोगे एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू ए। यानी आपका जो एंगल ओ डी सी होगा और आपका जो एंगल ओ सी डी का होगा वो आपके एंगल एक इक्वल हो जाएगा। क्या समझिएगा चीज़ को यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि क्या है भाई आइसोसेलस है तो इक्वल हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। अब ग्राफ को आप देखिएगा, अब आप ग्राफ को देखिएगा, अपने में देखते रहिएगा। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ओ सी। अब ट्राइंगल डी ओ सी की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ सी डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मित्र, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री के। क्लियर है।
क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल से, तो एंगल DOC दिया है आपका 100 डिग्री प्लस इसको आपने A माना है, दोनों को A माना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो A प्लस A 2A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, काटा पीटी खून खराबा, तो A का वैल्यू कितना आ गया, सो A इज वैल्यू इज 40 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 40 डिग्री आ गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ट्रायंगल DOC में तीनों का सम 180 होता है, एक एंगल 100 है, बाकी को आपने A और A माना है, और जैसे ही आपने इसको माना है तो इस तरीके से हम जो चीज़ों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। अब इसके हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि भैया जो सेकंड पार्ट है ये भी आपका रेक्टेंगल ही है। सेकंड पार्ट भी क्या कह रहा है कि भाई ये भी आपका रेक्टेंगल ही है। ठीक, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा। तो ABCD, या एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये O हो गया, यानी आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है कि स्मॉल लेटर वाला करना है, यानी A और B फाइंड करना है। आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो आप लिखोगे सिंस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या लिखोगे, सिंस डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है भैया, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तो आप लिखोगे एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल आपका जो BOC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा आपके 90 डिग्री के इक्वल। क्लियर, यहाँ से आप लिखोगे देयरफॉर एंगल OBC, एंगल OBC की बात करें। अब अगर हम इस एंगल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, और ये किसके इक्वल में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 23 67 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा मित्र, तो ये आपका हो जाएगा 67 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में होगा। अब यहाँ से ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, अगर ट्रायंगल BOC की बात की जाए तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि भैया सबका सम कितना होता है 180, तो एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या क्लियर, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस एंगल OCB की बात करें तो एंगल OCB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल OCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 67 167 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल OCB निकल करके कितना आ गया, तो अगर एंगल OCB की बात कर लिया जाए मित्र तो ये आपका निकल करके आ गया 23 डिग्री। और आपका जो एंगल, ध्यान से देखिएगा, आपका जो एंगल OCB है क्या है, यही एंगल A है, तो बिल्कुल यही एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल A इज इक्वल्स टू 23 डिग्री। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 23 डिग्री आ गई, यानी एक एंगल तो आपका निकल गया। दूसरा एंगल निकालना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आपको लिखना होगा भैया यहाँ पे एंगल OCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल OCD क्या है 90 डिग्री है, एंगल ये आपका 23 डिग्री निकल कर क्या है, तो आप लिख सकते हो एंगल OCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल OCB, क्योंकि अगर एक 90 है और दूसरा 23 है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा ना। इस तरीके से आप करोगे तो आपका हो जाएगा एंगल OCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो एंगल OCD किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 67 डिग्री के, और यही आपके किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। तो एंगल A आपका 23 डिग्री आ गया और एंगल B आपका कितना आ गया, 67 डिग्री आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड की बात करें सर, तो थर्ड कह रहा है रोम्बस। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या कह रहा है कि भैया जो आपका बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, रोम्बस बनना चाहिए। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ फटाक से। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए एक ग्राफ बना दिया है, जो ग्राफ आपका दिया है x और 115 डिग्री का, ये तो आपको गिवन है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अगर ये आपका x है, आपको पता है कि इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो भी सेम होता है। अगर ये 115 डिग्री है तो नो डाउट ये वाला भी 115 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सेम लिखा है। और देखिए 57.5 ये 57.5, क्योंकि बाइसेक्ट करा तो आधा आधा इक्वल हो जाएगा ना, और 115 का इक्वल हाफ 57.5 होता है। अब आपको एंगल x फाइंड करना है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 57.5 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस 57.5 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो टफ नहीं है, देखिए कितना हलवा हो गया आप चीज़ ना। तो आप बस चीज़ों को समझिए, समझेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे एंगल OFE
इज इक्वल्स टू एंगल OHG इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57.5 डिग्री के हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो रहा है भैया कि इन ट्राइंगल HOG, अब अगर ट्राइंगल HOG की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाबू एंगल HOG प्लस एंगल OHG प्लस एंगल OGH। आप ग्राफ में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये किसके इक्वल है, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपका 57.5 डिग्री, प्लस अगर इसकी बात करें x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 147.5 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 32.5 डिग्री। तो x का आंसर कितना आ गया, 32.5 डिग्री। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड था ये भी हो गया सॉल्व। क्लियर। और उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्या करना था, इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। डायगोनल मैंने बना दिया, तो ये अगर 115 है तो इसका 57.5, इसका भी 57.5, तो जाहिर सी बात है भी 57.5 होगा। और इस तरीके से हमने चीज़ों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। तो अगर बात की जाए इसके फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ कह रहा है कि रोम्बस है अगर, और यहाँ पर दिया आपको PQRS, ये Z है, ये X है और ये Y है, तो आपको X Y Z तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो आपका जो एंगल Z है क्या वो एंगल PSQ के इक्वल है, और क्या ये 65 डिग्री होगा। एंगल जो आपका Z है क्या ये एंगल PSQ के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है मित्र, अगर इसकी बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं ये। क्लियर है चीज़, क्योंकि आप यहाँ पर लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डायगोनल्स जो रोम्बस के होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के मित्र वो क्या होते हैं, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर को मैंने ऐसे लिखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, देयरफॉर एंगल x आपका कितना हो जाएगा, तो एंगल x आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक ट्राइंगल ले लो। किस ट्राइंगल की आप बात करेंगे, तो इन ट्राइंगल SLP। जब ट्राइंगल SLP की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका सम 180 के इक्वल होता है, तो एंगल PSL प्लस एंगल SLP प्लस एंगल SPL इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत हलवा है भाई, बहुत सिंपल है। वैल्यू पुट कर दो 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल SPL इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल SPL इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 65 प्लस 90, तो 155 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल SPL कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 25 डिग्री के इक्वल। कितने के इक्वल, 25 डिग्री के इक्वल। और यही देखिए जो आपका एंगल SPL है, आपका जो एंगल SP और L है, एंगल SPL है, क्या यही आपका एंगल Y के बराबर है, तो आप लिखोगे और एंगल Y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो एंगल X निकल करके आ गया, एंगल X कितना निकल करके आया भैया, तो एंगल X आ गया 90 डिग्री, एंगल Y कितना आ गया 25 डिग्री आ गया, तो Z निकल जाएगा क्या, Z निकल जाएगा क्या। तो देखिए भैया यहीं पर क्लियर है कि जो आपका ये 65 डिग्री, तो ये आपका क्या है 65 डिग्री, तो एंगल Z भी निकल करके आ गया। तो कुल मिला जुला करके आपने रोम्बस अगर है तो एंगल X भी निकाल लिया, Y भी निकाल लिया, Z भी निकाल लिया। अब इनका जो फिफ्थ केस कह रहा है, फिफ्थ केस आपका कह रहा है स्क्वायर को लेकर के। मुझे पता है कि आप लोग बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर लोगे, बट मैं कराता हूँ। चलिए मैं ग्राफ बना दूँ। तो देखिए ये है आपका गर्मा गर्म ग्राफ ABCD, ये आपका एंगल B दिया, ये आपका एंगल A दिया, ये 84 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका X है। और आपको पता है कि अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल होते हैं स्क्वायर के, यानी कि स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कोई दिक्कत। तो अगर ये 84 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 84 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल DXA इज इक्वल्स टू एंगल DXA इज इक्वल्स टू एंगल CXY इज इक्वल्स टू 84 डिग्री, एंगल DXA इज इक्वल्स टू एंगल CXY। यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है क्या, ये आपका Y है भाई, यहाँ पर Y है। क्लियर। किसके इक्वल हो जाएगा, ये 84 डिग्री इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना बाबू। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, डायगोनल्स इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ऑल्सो आपको पता है कि ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने होते हैं भैया, वो होते हैं 90 डिग्री।
क्लियर हो रही चीज़ें? जब ये आपके 90 डिग्री हो गए तब आप क्या करोगे, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर में सारे तो 90 डिग्री होते हैं, तो लिखोगे देयरफॉर एंगल DAX इज इक्वल्स टू 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब एंगल DAX की बात करें, एंगल DAX की बात करें तो ये कितने के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और आपको पता है मित्र कि अगर आपका जो एंगल DAX है ये 45 डिग्री है, तो ये मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसका ACB हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर चीज़ें? अब चलो, अब इसके बाद आपको देखना है इन ट्राइंगल। अब एक और ट्राइंगल की बात करेंगे जो कि आपका DXA। अब भाई ट्राइंगल DXA की भी बात कर लेते हैं। भाई ट्राइंगल DXA की अगर बात किया जाए तो आपको पता है एंगल DXA प्लस एंगल ADX प्लस एंगल DAX इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के। क्लियर है चीज़ें? क्योंकि ये आपका क्या एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये आपका है 84 डिग्री प्लस आपको एंगल ADX निकालना है, नहीं पता है, एंगल ये DX कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल ADX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 84 और 45 को अगर आप ऐड करोगे मित्र तो ये आ जाएगा 129 डिग्री। तो एंगल ADX इज इक्वल्स टू 51 डिग्री। कितना? 51 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू 51 डिग्री। ग्राफ में देखिएगा कि आपको जो एंगल ADX है वो एंगल B के बराबर है, और इसका आंसर कितना आ रहा है, 51 डिग्री आ रहा है। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल ADX इज इक्वल्स टू एंगल XYC के इक्वल हो जाएगा क्या? आपका जो एंगल ADX है एंगल XYC के इक्वल हो जाएगा, और ये अगर 51 डिग्री है तो जाहिर सी बात है XYC क्या है भाई, एंगल A है, और ये भी कितना हो जाएगा, 51 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका एंगल A कितना आ गया, तो एंगल A भी 51 डिग्री आ गया, और एंगल B कितना होगा, तो एंगल B भी 51 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? क्योंकि ये इसके इक्वल होता है ऑलवेज़, ये ऑलवेज़ इसके इक्वल होता है, ये ऑलवेज़ इसके इक्वल होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो स्क्वायर वाला मामला तो हो गया ख़त्म। क्लियर? अब 6th की बात करें तो 6th भी आपका स्क्वायर ही है। 6th वाला भी क्या कह रहा है भैया कि 6th भी आपको स्क्वायर को ही सॉल्व करना है। तो चलिए मैं फटाक से ग्राफ बना देता हूँ। तो 6th की अगर बात करें जो कि आपका स्क्वायर, तो लिखा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर एंगल बाइसेक्टर। तो डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर का वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर बनाया हुआ है। कॉर्नर एंगल्स भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यानी ये सब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है अगर एंगल MDN, क्योंकि देखिए स्क्वायर में चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होता है ना, तो सारे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएंगे। अब अगर एंगल MDN की बात करें, एंगल M और यहाँ पर आपका D, यहाँ पर है N, तो अगर हम एंगल MDN की बात करें तो एंगल MDN कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री बाई 2, यानी ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री के इक्वल। तो एंगल MDN किसके इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब इसी ट्राइंगल की बात करते हैं, तो इन ट्राइंगल MDN, अब अगर इसी ट्राइंगल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू ये चीज़ें मैंने पहले बता दिया है, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एक्सटीरियर एंगल हुआ किसी भी ट्राइंगल का वो इक्वल होता है किसके, सम के। तो उनके जो दो साइड्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। क्लियर चीज़ें? तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो सिंस या फिर देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल NMD प्लस एंगल NDM, NMD प्लस एंगल NDM। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंगल x इज इक्वल्स टू 48 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 98 प्लस 5 होता है 3 एंड इट इज़ 93 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 93 डिग्री निकल करके आ गई। और इसी तरीके से क्वेश्चन 8 आपका पूरा हो गया सॉल्व। क्लियर? तो इसके जितने भी सब पार्ट्स हैं ये तो हमने कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन 8 में लगभग 6 सब पार्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो गया है।
9th में भी 2 सब पार्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9th की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 9th में काइट बनाया है। क्लियर, मैं बना देता हूँ फिर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कह रहा है मित्र, ये काइट दिया हुआ है और दे करके लिखा है ABCD इज अ काइट, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड X एंड Y इन द गिवन फिगर्स, और X और Y की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आपको पता है डायगोनल्स ऑफ अ काइट, क्या भैया, डायगोनल्स ऑफ अ काइट। अगर काइट के डायगोनल्स की बात करें तो क्या होता है भैया, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्लियर हुई चीज़ें। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल BOA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा, तो BOA जो है आपका एंगल वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा इन ट्रायंगल BOA। अब ट्रायंगल BOA की अगर बात किया जाए तो आप कैसे लिखोगे, लिखेंगे एंगल ABO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल OAB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 180 डिग्री के। क्लियर है ये चीज़। अब ABO की वैल्यू है 18 डिग्री, ABO की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री है। अब BOA की बात की जाए तो BOA कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए BOA 90 क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, अभी आपने लिखा कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर ये चीज़ें। प्लस एंगल OAB निकालना है तो नहीं निकल जाएगा, तो एकदम धूमधाम से निकल जाएगा मित्र। तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल OAB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 72 डिग्री के। कितना हलवा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो अगर OAB की बात करें तो ये कितना आ गया, 72 डिग्री, यानी कितना आ गया भैया, एंगल A आपका आ गया 72 डिग्री, ये आपका आ गया 72 डिग्री। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब काइट की अगर बात करें तो आपको एक पॉइंट लिखना होगा, काइट में आपको एक पॉइंट लिखना होगा इन काइट। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देगा, जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि जो लॉन्गर डायगोनल होता है इन काइट, द लॉन्गर डायगोनल इन काइट, द लॉन्गर डायगोनल, जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो क्या होता है मित्र, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, द पेयर, बाइसेक्ट्स द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी अपोजिट एंगल के यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं उनको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको लिखने के बाद क्या लिख सकते हो कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OAD, ये भी हो जाएगा आपके 72 डिग्री के इक्वल। और आप लिख सकते हो ये किसके बराबर है, X के बराबर है, एंड X इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। तो X की भी वैल्यू कितनी आ गई मित्र, 72 डिग्री आ गई। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, थोड़ा सा लंबा चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हो ऑल्सो। एक पॉइंट और है जिसको आपको लिखना है और जानना है, वो आपका क्या है मित्र, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल BCO भी आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29 डिग्री। तो एंगल BOC 90 डिग्री, एंगल BCO कितना है, 29 डिग्री है। अब लिख लीजिए इन ट्राइंगल। अब किस ट्राइंगल का पकड़ा जाए भाई, किस ट्राइंगल को पकड़ा जाए, तो BOC को पकड़ा जाएगा, तो इन ट्राइंगल BOC। अब इन सब का सम कर दीजिए, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 29 डिग्री प्लस एंगल OBC जो है आपका Y है, और ये होगा आपका 180 डिग्री। तो Y इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 119 डिग्री। तो Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 61 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए क्या करना था, डायगोनल जो काइट के होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो एंगल BOA आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ट्राइंगल BOA की अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ABO प्लस BOA प्लस OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबका वैल्यू आपने पुट कर दिया, ABO दिया हुआ है 18 डिग्री यहाँ पर, BOA 90 डिग्री यहाँ पर दिया, OAB आपने निकाल दिया 72 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि काइट में जो लॉन्गर डायगोनल होते हैं, ये जो लॉन्गर डायगोनल, ये सबसे लॉन्गर डायगोनल है ना, जो लॉन्गर डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता है पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी क्या करते हैं, इसको ये पेयर है ना अपोजिट एंगल के, ये और ये इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है मित्र, क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर दे रहा है।
तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आपका जो एक्स है वो कितना निकल करके आ जाएगा, 72 डिग्री निकल करके आ जाएगा। क्यों 72 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि ओ ए बी 72 दिया है, तो ओ ए डी भी आपका 72 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से एंगल बी ओ सी 90 डिग्री, तो एंगल बी सी ओ कितना हो जाएगा 29 डिग्री, और जब करेंगे तो हमारा आंसर वाई का कितना आ जाएगा 61 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन 9th के अगर सेकंड पार्ट को देखा जाए, क्वेश्चन 9th के अगर सेकंड पार्ट को देखा जाए तो मैं ग्राफ बना देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए आपको एक छोटा सा पॉइंट लिखना है इसमें, क्योंकि काइट ही है ना एक तरीके से, तो क्या लिखना है भाई, इट हैज़ वन पेयर टू ऑफ अपोजिट एंगल, यानी इसके पास एक पेयर होता है अपोजिट एंगल्स का जिसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं, और वो क्या होता है मित्र, इक्वल होता है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए हियर, यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपका एंगल बी होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा और ये वाई के इक्वल होगा। एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा भैया, वाई के इक्वल होगा, यानी कि वाई हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका एंगल बी 148 है तो अपोजिट कितना होगा, तो लिख सकते हैं कि वाई भी आपका हो जाएगा 148 डिग्री। क्लियर, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब लिखना है आपको इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की बात किया जाए किसकी, ए बी सी डी की बात कर दिया जाए, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री के इक्वल होता है ना। ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का होता है। एंगल ए कितना है 47 डिग्री, एंगल बी कितना है 148 डिग्री, एंगल सी निकालना है, एंगल डी कितना दिया 148 डिग्री, तो निकाल लो ना भैया। देखो क्या करना है, 47 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 148 डिग्री प्लस एंगल सी आपको एक्स निकालना है प्लस एंगल डी कितना है 148 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री कर लीजिए, एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 148 प्लस 148 करेंगे तो हो जाएगा 296 प्लस 47 कर देंगे भैया, तो आपका आ जाएगा 343 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई भैया 17 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू आया है वो है 17 डिग्री। तो एंगल y आया है आपका 148 डिग्री, एंगल x कितना आया है आपका 17 डिग्री आया है। यही तो पूछ रहा था आपसे और यही आपने निकाल दिया। सो इट विल बी योर आंसर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें तो ग्राफ बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा और अच्छा सा ग्राफ बना है। भले मेरा अच्छा ना बना भाई, लेकिन आपको मानना है मेरी ड्राइंग अच्छी है ना। काइट हैज़ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। आपको पता है कि जो काइट होता है उसके पास एक पेयर होता है अपोजिट एंगल का, जो कि ऑब्ट्यूस होता है और वो इक्वल होता है। क्या होता है मित्र, इक्वल होता है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो हेयर एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल B। आपका जो एंगल F होगा वो एंगल B के इक्वल है, यानी एंगल F आपका एंगल B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है भाई, है ना। और क्या आप लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो ऑल्सो करके इन क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा यहाँ पे भैया इन क्वाड्रिलेटरल, किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है भाई, तो ये बात कर रहा है ए बी ई एफ की। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल होते हैं वो 360 के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो कि एंगल E इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 317 डिग्री। कैसे आया भाई, तो इन सब को ऐड करने से आया है, इन सब को ऐड करने से आया है ना। और मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो आप समझिएगा इसको। तो एंगल E आपका किसके इक्वल में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या 43 डिग्री के इक्वल। तो एंगल E आपका कितना निकल करके आ गया, तो एंगल E आपका निकल करके आ गया 43 डिग्री। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि टफ नहीं है भाई, बहुत ईजी है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ एंगल CBE, देखिएगा बस आप ग्राफ में देखिएगा, एंगल CBE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल ABC, क्या ये आपके 360 डिग्री के इक्वल होगा। और जब भी आपका 360 डिग्री के इक्वल होगा तो आप लिखोगे 115 डिग्री प्लस 137 डिग्री प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से करेंगे आप एंगल ABC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 115 और 137 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 252 डिग्री।
तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटा पिटी खून खराबा करके, तो ये आपका आ जाएगा मित्र 108 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया, तो एंगल ए बी सी का वैल्यू आ गया 108 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए अगर आगे की बात की जाए, अब देखिएगा, अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बन रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज कितना होता है भैया, तो ये आपका होता है 180 डिग्री के। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जो सम होता है अपोजिट एंगल का 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप लिखोगे एंगल ए बी सी। देखो एंगल ए बी सी किसके बात करें, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी, तो बी का अपोजिट है डी, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा एंगल, यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री के इक्वल में। ए बी सी आपका 108 डिग्री आया है, प्लस एंगल ए डी सी आपको फाइंड करना, ये है 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा, तो आप लिखोगे एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस किसके करना है, 180 डिग्री करना है, एंड इट विल बी 72 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए डी सी भी निकल गया आपका, एंगल ए बी सी भी निकल गया। अब आपको यहाँ से लिखना है थोड़ा सा, द बेस एंगल्स आर द बेस एंगल क्या होते हैं भैया, तो होते हैं सेम, द बेस एंगल्स आर द सेम इन किसमें, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम। आइसोसेलेस ट्राइपेजियम में क्या होता है मित्र, ये सेम होता है। क्लियर। तो आप लिखोगे एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। y इज इक्वल्स टू भी आपका क्या हो जाएगा, 72 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं अंतिम पड़ाव पर और क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब कह रहा है भैया कि डायगोनल जो है, एक रोम्बस है उसका जो डायगोनल की अगर बात की है ना, तो वो 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर इसके लेंथ की बात करना है ईच साइड में। ग्राफ नहीं दिया है, फिर भी आप ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाएंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जब तक आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए ग्राफ अच्छे तरीके से बनाइए। यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी सी डी, इसको मानिए ओ, ये 90 डिग्री होता है, ये नो डाउट, ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा 6 और 8, कैसे होगा वो मैं अभी बताता हूँ, परेशान नहीं होना है। अब आपको क्या लिखना है भाई, आपको एक चीज़ पता है कि डायगोनल्स, देखिए ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, चीज़ें कैसे तो प्रैक्टिस से ही आती हैं। आपको पता है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या करते हैं भाई, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू 12/2, आ गया ना 6, काटा पिटी खून खराबा करके। देयरफॉर BO इज इक्वल्स टू 16/2, आ गया ना काटे पिटी खून खराबा करके 8। तो बस यहाँ से मैंने लिख दिया था, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लिखिए रोम्बस, यहाँ पर क्या लिखना है, रोम्बस डायगोनल्स, यानी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं बाबू, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। क्लियर है चीज़ ये। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी। तो अब आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, अगर इसकी बात किया जाए बाबू तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी इसे अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज़ किया जाए बाबू तो क्या होता है, तो ये आपका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है, ये आपका होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, तो मैंने बताया था कि बेस नीचे वाला होता है, परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहे हैं वर्टिकल एंगल होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री का ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है। इसे आप कह सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। समझिएगा, यहाँ से देखिए ए बी की अगर बात करें, ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है तो ए बी स्क्वायर ने हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। आपका ओ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, आपका ओ बी हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें। तो वही कह रहा है भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको आप कर दीजिए सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा भाई, ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप लिखोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू आपको पता है 6 स्क्वायर प्लस ओ बी की पता है 8 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64, क्योंकि 6 6 36, 8 8 64। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 100। और आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है मित्र, तो 100 स्क्वायर रूट होता है 10 का। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो और क्या होता है भाई, आपको पता है कि रोम्बस में जितने भी साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भैया। तो अब ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल, सो ऑल अदर साइड्स आर 10। तो जितने भी साइड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये निकाल लिया, ये 10 आ गया, तो सब तो 10 ही हो जाएगा ना, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो होप की चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 बता करके आपका ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए मित्र, तो इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, सब पार्ट्स हैं। और 2 पार्ट्स में क्या कह रहा है आपसे, तो 2 पार्ट्स में कह रहा है भैया कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, और इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। ए बी सी डी क्या रोम्बस है, और ओ पर क्या कर रहा है, इसके जो डायगोनल्स है वो दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात ए बी 90 सब 90 हो जाएगा। कह रहा है कि इज ट्राइंगल ए ओ बी, इज ट्राइंगल ए ओ बी, क्या ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होगा ट्राइंगल बी ओ सी के। ए ओ बी क्या कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होगा बी ओ सी के। तो आप कह सकते हो मित्र कि यस। क्या कह सकते हो, यस। स्टेट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन यूज, और कौन सा कंडीशन यूज किया है आप उसके बारे में बता दो। तो बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो स्टेट इफ एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ क्या कह रहा है, एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, deduce that each diagonal of a rhombus bisect the angles through which it passes। चलिए पहले की बात करते हैं। तो पहले में तो आपको एकदम शांति से और शानदार तरीके से लिख देना है यस। शांति और शानदार तरीके से क्या लिख देना है, यस लिख देना। और बाकी जो चीज़ें कह रहा है आप उसको सॉल्व करते जाओ। तो आप लिखना भैया इन ट्राइंगल, अब आपको भाई बताना तो पड़ेगा ना, बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। बी ओ सी और ए ओ बी की बात की जाए, अब इसको लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लिखोगे कि जो आपका ए ओ होगा वो आपके ओ सी के इक्वल होगा। ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। क्यों, तो आप लिख देना इन अ रोम्बस, इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या होता है मित्र, इसमें होता ये है कि जो आपके रोम्बस होता है उसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमारा जो ए ओ हो जाएगा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो सेम है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो आपका ओ बी होगा वो भी ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि बीच में ओ बी 2 बार आ रहा है ना भाई, ओ बी दोनों में ओ बी आ रहा है ना। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉमन, क्या लिख सकते हो, कॉमन लिख सकते हो। फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि हमारा जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ए बी क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस, ऑल साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल, यानी कि रोम्बस के सारे साइड क्या हो जाएंगे भैया, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की बात किया है तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग
क्या यूज़ करेंगे, देखिए हमारा जो AO है OC के इक्वल है, यानी ये दोनों साइड है क्या, बिल्कुल साइड है। OB OB के इक्वल हो जाए क्योंकि कॉमन है, तो ये भी साइड है। AB जो हमारा होगा ये BC के इक्वल होगा, यानी कि ये भी साइड है, यानी ये सब एक दूसरे के इक्वल है क्या, तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की बात करेगा, और साइड 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 अगर इक्वल है तो आप कह दोगे कि आपका जो ट्राइंगल BOC होगा वो इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOC के। ट्राइंगल BOC इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल AOC के, और ये हो गया प्रूफ। क्लियर। तो जो क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है, और लिख करके आप ये लिख दोगे और वो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। इसका जो सेकंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो स्टेट इफ एंगल BCO इज इक्वल्स टू एंगल DCO। एंगल BCO जो होगा वो एंगल DCO के बराबर होगा, ये बताना है। डिड्यूस दैट ईच डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल्स थ्रू विच इट पासेस। तो चलिए भैया इसमें अगर आपको लिखना हो तो आप सिंपल सा साधारण सा लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो आपका एंगल BCO है, आपका एंगल जो BCO है वो एंगल DCO के इक्वल होगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है या फिर दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एंगल्स बाइसेक्टर एंड इट इज़ योर आंसर। तो कुल मिला जुला करके मित्र ये था आपका एक्सरसाइज 19th का D। होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। तो चैप्टर 9 भी ऑलमोस्ट हमारा डन है। चैप्टर 19 का जो लास्ट एक्सरसाइज है मित्र वो भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा इजी चैप्टर है वो, एक्सरसाइज है वो। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप लोग खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्रेशर एकदम भी मत लीजिएगा एग्ज़ाम का, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का प्रेशर लेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बिना प्रेशर लिए पढ़ाई करना है, मन से पढ़ाई करना है, और कोई भी दिक्कत हुआ तो योर निखिल सर इज़ ऑलवेज विथ यू। तो चलिए मित्र आज वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 19E का। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।